तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी करंट स्थिति है दुनिया को लेकर युद्ध के रूप में, जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है और पता नहीं लग पा रहा है कि ये युद्ध रुकेगा नहीं रुकेगा, क्या स्थिति परिस्थिति होगी, कि क्या ये युद्ध बढ़ सकता है या जल्दी ही खत्म हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, और अगर ये युद्ध बढ़ता है तो कहाँ तक बढ़ सकता है। हम संभावना तीसरे विश्व युद्ध की भी लगा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो कौन से देश होंगे अहम भूमिका निभाएंगे, या फिर जो हम न्यूज पे और यूट्यूब पे प्रिडिक्शंस देखते हैं क्या वो सच साबित होंगी। जैसा कि कई बार कहा गया है कि अभी तक जो प्रिडिक्शंस की गई है वो सच साबित हुई है, तो हम थोड़ी सी उन पर भी अपनी नजर डालेंगे। तो चलिए, अब हम जैसे क्या है कि अगर हमें ये संभावना लगती है कि युद्ध आगे बढ़ेगा और तीव्र होगा और ये वर्ल्ड वॉर तक जा सकता है, तो इसके लिए हमें पहले एक बार इतिहास को समझना पड़ेगा कि इतिहास में जो विश्व युद्ध हुए थे उनके पीछे के क्या कारण। अब उस टाइम के जो मेन की प्लेयर जो देखे गए, समझ में आए हिस्ट्री के हिसाब से, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ये कुछ मेन प्लेयर थे जिनकी वजह से वो विश्व युद्ध हुआ। और उस विश्व युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका पूरा पूरा अपना श्रेय लेता है, क्योंकि उसने परमाणु बम डालकर जो इंसानियत की मौत की थी वो जग जाहिर है कि ऐसा ना हो कि वो दोबारा से हमें देखने को मिले। हम छोटा सा संक्षिप्त में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब वर्साई की संधि हुई थी तो उसमें जर्मनी पर इतनी कठोर शर्तें लगा दी गई थी कि उसका बहुत आर्थिक नुकसान हुआ था और उसकी वजह से जर्मनी को बहुत गुस्सा था। हिटलर जो ना कभी किसी की सुनने वाला था, जिसको अपना पूरी दुनिया पर राज करना था, वो तो इस इंतजार में था कि उसको कोई दूसरा मौका मिले और वो फिर से युद्ध में जाए। और अगर हम इतिहास को देखते हैं तो हिटलर बहुत आगे तक पहुंच गया था, रूस के अंदर तक घुस गया था दूसरे विश्व युद्ध में। अगर अमेरिका ने परमाणु बम नहीं चलाया होता तो शायद आज स्थिति और परिस्थिति दूसरी होती। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अमेरिका कब दूसरे विश्व युद्ध में आया, अमेरिका जैसे कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला, 1941 तक अमेरिका युद्ध के अंदर था ही नहीं, जिसने उस विश्व युद्ध में जीत का पूरा श्रेय अपने सर पे डाला। और सबसे ज्यादा नुकसान रूस को उठाना पड़ा, जिसकी वजह से रूस और अमेरिका की दोस्ती में खटास आई। अमेरिका ने रूस को बिना बताए इस प्रकार का बम बनाया छुपाकर, जिसे उसने दूसरे विश्व युद्ध में यूज किया। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमले ने इस संघर्ष को एक पूर्ण वैश्विक युद्ध में बदल दिया। तो अमेरिका जो है एक्चुअली में दिसंबर 1941 को पूरी तरीके से युद्ध के अंदर आया। वो भी कब? जब पर्ल हार्बर हमला हुआ। उससे पहले तक वो सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस को, इन सबको पीछे से मदद कर रहा था। लेकिन जब उसके खुद के सर पर पड़ी तो वो पूरी तरीके से युद्ध के अंदर घुस गया। उसने घोषणा कर दी कि अब वो युद्ध के अंदर है, क्योंकि पर्ल हार्बर पर जब हमला हुआ था तो 2400 लोग जो अमेरिकी थे वो मारे गए थे। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अमेरिका तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसके सर पे नहीं पड़ती। हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि हम ऐसी संभावना क्यों लेके चल रहे हैं कि शायद तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाए। इसमें परमाणु बम का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, हालांकि होना ही नहीं चाहिए, कर भी नहीं सकते। अब जो परिस्थिति है उसमें कोई भी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया के पास परमाणु बम है। कुछ छोटे छोटे देश हैं जिनके पास नहीं है, अधिकतर सभी लोगों के पास में है। आज की डेट में तो नॉर्थ कोरिया भी परमाणु बम रखता है। अगर आप ये लाइन पढ़ेंगे कि अमेरिका 1941 में औपचारिक रूप से युद्ध में कूदा, लेकिन वह 1939 से ही लैंड लीज अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन और अन्य मित्र राष्ट्रों को हथियारों और रसद की आपूर्ति करके अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहा था। क्योंकि जैसा हमने पिछले युद्ध में पाया, जब अमेरिका के 2400 सैनिक मरे तब अमेरिका युद्ध में घुसा। 1941 दिसंबर के महीने में अमेरिका ऑफिशियली दूसरे विश्व युद्ध में आया। एक तरीके से आप 1942 मान लीजिए, क्योंकि 2-4 महीने का ही अंत। और अगर आप देखते हैं पहला परमाणु बम कब यूज किया गया, 6 अगस्त 1945। अगर आप काउंट करें तो लगभग 2-2.5 साल के अंदर अंदर अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया था। एक हम यहाँ छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं उस परमाणु बम में
इतना नुकसान हुआ था। हिरोशिमा पर पहला हमला 6 अगस्त 1945 को किया गया था, जिसने शहर के 70% हिस्से को नष्ट कर दिया था और लगभग 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर दूसरा जो परमाणु बम अमेरिका ने यूज किया वो 9 तारीख को किया, 9 अगस्त 1945 को, जिसमें 40,000 लोग तो उसी समय मर गए थे और बाद में 74,000 के आसपास टोटल जो मौतें थी वो काउंट की गई थी। और उसके बाद भी उसके प्रभाव रहे, लोगों को कैंसर हुआ, अलग अलग तरीके की बीमारियां हुई, तो उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव थे। अगर आप एक्चुअली में देखने जाएंगे तो शायद आप जो ओरिजिनल फोटोज है आप उनको देख भी ना पाए। जो कमजोर दिल के लोग हैं उन बेचारों का दिल बैठ जाएगा अगर आप एक्चुअल फोटोज देखने जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें दूसरे विश्व युद्ध में इतना समझ में आया कि अमेरिका ने तब तक परमाणु बम का यूज नहीं किया जब तक कि उसके खुद के सैनिक नहीं मारे गए, और जैसे ही उसके सैनिक मारे गए वो सीधा युद्ध में कूदा और मुश्किल से मुश्किल वो 2-2.5 साल भी सही से इंतजार नहीं कर पाया। जब उन्हें दिखा कि अब उनके कुछ बस की नहीं है कि वो हिटलर को नहीं रोक पाएंगे, उन्होंने परमाणु बम का इस्तेमाल किया। और मैं जहां तक उम्मीद लगा सकता हूं कि अगर एक बार को सोच के देखिए कि अगर अमेरिका के पास परमाणु बम नहीं होता, आज का जर्मनी कुछ और ही होता, आज का जापान कुछ और ही होता। एक बार अंदाजा लगा के देखिए, क्योंकि उस समय में हिटलर को हरा पाना बहुत मुश्किल था। तो अब जैसा हमें समझ में आया कि अमेरिका का जो एक तरीका है उसमें वो तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसके खुद के सिर पर कुछ नहीं पड़ती। अब सेम सिचुएशन को अगर हम आज की करंट की स्थिति में देखते हैं तो अब आप ये लगा लीजिए इस टाइम कौन कौन है। ईरान अकेला फाइट कर रहा है, उसके साथ हिजबुल्ला अभी तक जो युद्ध के अंदर है, उधर से ईरान और इजराइल, यहाँ से जो बैक सपोर्ट कर रहे हैं चाइना और रसिया ईरान को। ईरान अपने सभी खाड़ी देशों पे हमला कर रहा है क्योंकि उसकी पहुंच अमेरिका तक नहीं है। हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ जो ट्रम्प की कैलकुलेशन थी वो खराब हो गई है। अगर उन्होंने उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से सब कुछ चलता तो एक कहावत है, नॉन लगे ना फिट करी, रंग चोखा ही चोखा, तो अमेरिका के लिए वो कहानी होनी थी। उसने प्लानिंग तो पूरी इसी तरीके से की थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अमेरिका ने सोचा था कि एक पुरानी नीति है, फूट डालो शासन करो, तो तकरीबन तकरीबन मैच करती है कि हम ईरान पे हमला करें, ईरान खाड़ी देशों पे हमला करे और खाड़ी देश वापस उसके ऊपर हमला करे। वेनेजुएला हमने जीत लिया, एक तेल का खजाना ऑलरेडी हमारे हाथ में है, और दूसरा जो एशिया में और चाइना को तेल पहुंचाता है वो ईरान है। ईरान को और कब्जे में कर ले तो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ जाएगी, पूरा गैस और पूरा तेल का भंडार हमारे कब्जे में होगा। कि अभी अमेरिका के पास जो तेल है ना वो सिर्फ अमेरिका के लिए है, और साथ में जो उसके दोस्त कह लीजिए या जिन्हें वो बच्चों की तरह पाल के चल रहा था, सोचा था कि बुरे वक्त में जब समय आएगा तो ये साथ देंगे, लेकिन हालांकि बच्चों ने साइड लाइन कर लिया अपने आप को, ट्रम्प का साथ नहीं दिया। वो एक अलग कहानी है, उसे हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। कुल मिला के अभी जो ट्रम्प की कैलकुलेशन गलत हुई है ना, किसी भी खाड़ी देश ने अभी तक ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, और ये खाड़ी देश अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एक ने भी हमला कर दिया इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे पूरे खाड़ी देश के लिए। और असलियत में मजा कौन लेगा? अमेरिका और इजराइल। मैं आपको यहाँ एक डाटाबेस दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक ये न्यूज की हेडलाइंस है, थोड़ा सा जो मैं भी आपको बता रहा था कि अमेरिका के जो नाटो मित्र हैं जिन्हें मैं कह रहा था उसने बच्चों की तरह पाला, एक कुछ न्यूज की हेडलाइंस थी जिसमें क्लियरली बताया गया है कि सबने मना कर दिया ट्रम्प का साथ देने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर जो मैंने अभी डाटा कलेक्ट किया है, ये 19-20 हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, तो इसमें जो मुझे रिपोर्ट मिली उसमें ये पता लगा कि इजराइल में अभी तक लगभग 13 से 19 लोग मारे गए हैं और 1900 के आसपास घायल हैं। अमेरिका के कितने लोग मारे गए? सिर्फ 7 सैनिक मारे गए हैं और 200 लोग घायल हैं। अब मैं आपको खाड़ी देशों का डाटा दिखाता हूँ। फूट डालो शासन करो की नीति कितनी कामयाब रही और कितनी कामयाब नहीं रही, फिर आप इसका कैलकुलेशन खुद लगाइएगा। जो डेटा इंटरनेट से मुझे मिला उसमें पता लगता है कि ईरान में अब तक 3,000 के लगभग लोग मारे गए हैं, उसके बाद लेबनान में 850 के आसपास, उसके बाद इराक में 65 के आसपास, इजराइल में 19, यूनाइटेड स्टेट में 15। ये थोड़ा ऊपर नीचे डाटा है क्योंकि सिचुएशन हर समय चेंज हो रही है। फिर कुवैत में 8 हैं, यूएई में 7 हैं, फलस्तीन में 10 हैं, ओमान में 3। इस तरीके से पूरी रिपोर्ट जो अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो अगर आप इस चार्ट को देखते तो अब आपको क्या लगता है यहाँ पर नुकसान किसका हुआ? देखिए, अमेरिका हथियार यूज कर रहा है, बहुत है उसके पास,
पैसा खर्च कर रहा है, बहुत है उसके पास। असलियत में नुकसान किसका हुआ है? असलियत में नुकसान हुआ है जान माल का, खाड़ी देशों का, नॉर्थ ईस्ट का। हालांकि मैं अभी एक न्यूज देख रहा था जिसमें देखने को मिला कि सऊदी अरब जो है अमेरिका को बोल रहे हैं ईरान पे एक्शन लेने के लिए। वो कितना सच है कितना नहीं, उस न्यूज को मैं एक बार देख के फिर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सिचुएशन जो अब आ रही है, जो हमने कहा कि भाई तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, तो अब आप यहाँ पर समझिए कि अगर खाड़ी देश असलियत में ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, अगर चाइना और रूस असलियत में मैदान में आ जाते हैं ईरान की मदद करने के लिए, अगर असलियत में नॉर्थ कोरिया भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है, तो सोचिए क्या सिचुएशन होगी। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की घंटी तभी बजेगी जब हमला अमेरिका पे होगा। अमेरिका इस टाइम पूरी तरीके से बौखलाहट में है, जितना भी हमें न्यूज चैनलों से पता लग रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, सभी न्यूज चैनल इस टाइम पे ईरान को मजबूत बता रहे हैं युद्ध में। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, ईरान अपना रिसोर्स बहुत तेजी से यूज कर रहा है, जबकि उसके पास में शायद, ऐसा मैं अंदाजा लगाता हूं, एज पर द कंट्री, अमेरिका और इजराइल के द्वारा उसको पहले अंदर से तोड़ा गया था, वो इस समय युद्ध के लिए कितना मजबूत है और कितने लंबे समय तक के लिए मजबूत है। हालांकि हर किसी का अपना एक बैकअप होता है, जैसे कि रूस और चाइना ईरान के लिए है, और अमेरिका का बैकअप जो नाटो देश थे उन्होंने उसको छोड़ दिया है। लेकिन कौन कितने लंबे समय तक खड़ा रहेगा? एक तरफ ये देखने को लग रहा है कि अमेरिका पीछा छुड़ाना चाह रहा है अब इस युद्ध से, लेकिन भाग नहीं पा रहा। ईरान ने गर्दन पकड़ ली है। जो पहले युद्ध में आना नहीं चाहता था, ईरान नहीं चाहता था कि युद्ध हो, अब वो ही इस युद्ध को बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि अब ईरान के दिल पे बात, वो तो कफन बांध के बैठे हैं। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर गलती से इस युद्ध का असर अमेरिका की कंट्री तक पहुंचा, तो सिचुएशन बन सकती है जैसा कि मैं दूसरे विश्व युद्ध से समझ पा रहा हूं। अगर ऐसा हुआ, अमेरिका की बौखलाहट, अगर अमेरिका पे हमला हुआ, वो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हमला किस प्रकार का फिर अमेरिका करेगा, क्या सिचुएशन बनेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियां और स्थितियां अनुकूल नहीं है। प्रतिदिन संकट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। जो देश ये सोच के बैठे हैं कि हमारे देश में नहीं हो रहा, इस बात का ध्यान रहे कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और इसकी शुरुआत लोगों को देखने को मिल गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद में लोगों के यहाँ ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, गैसों की किल्लत हो रही है, असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ाई लड़ रहा है, बलूचिस्तान पहले से ही अमेरिका को छोड़ने को राजी नहीं है। तो दुनिया इस टाइम युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक छोटी सी चिंगारी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में ना डाल दे। एक हम छोटी सी झलक लेते हैं। हमने बहुत बार न्यूज में देखा कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी अधिकतर सच हुई है, तो हम भी कुछ उससे प्रेरणा लेते हैं और कुछ ऐसी उम्मीद जताते हैं। दुआ तो यही करते हैं कि जो भविष्यवाणी उन्होंने की है वो सच ना हो, लेकिन अगर वो सच हुई तो बहुत बुरा होगा। जिसमें अगर आप देखते हैं कि बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण और डरावनी भविष्यवाणी की थी। हालांकि उनकी मृत्यु 1996 में ही हो गई थी, लेकिन उनके अनुयायियों का दावा है कि उन्होंने आने वाली सदियों के लिए पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। तीसरा विश्व युद्ध, जिसमें ये मैं आपको हेडलाइंस पढ़ के सुना देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक मंदी, सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी, प्राकृतिक आपदाएं, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसमें खैर अच्छा लगने वाली तो कोई बात नहीं है, ये युद्ध की बात है, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आपको इस जानकारी से कुछ सीखने को मिला हो इतिहास के बारे में, या जो हम संभावनाएं बताना चाहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको भी कुछ ऐसा लगता हो, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।